जम्मू कश्मीर में आज बहुत बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली और इन तब्दीलियों में सबसे बड़ी बात यह थी कि आज की जो सबसे बड़ी खबर रही वो ये कि यहां पर 1 साल की मुद्दत के अंदर अंदर दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ओहदे और राजदारी का हल्फ उठाया और इस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मरमू जब यहां से मुस्ताफी हो गए तो जैसा कि हमने कल ही के प्रोग्राम में आपको बताया था कि उन्हें शायद सीएजी में ले जाने की बात होगी, जबकि कई नाकदीन मानते थे कि शायद नहीं लिया जा सकता है। लेकिन यह बात वाज़ेह हो गई कि हमने जो कल प्रोग्राम में आपको बात बताई थी वो बिल्कुल सही निकली। और इस तरह से अगर हम मनोज सिन्हा की बात करते हैं तो उन्होंने आज दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से यहां पर हलफ बर्दारी में हिस्सा लिया और इस सिलसिले में यह बता सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कई लोग वहां पर मौजूद थे और इस मौजूदगी के दौरान जब वो हलफ ले रहे थे तो उसके बाद उन्होंने यहां पर मीडिया के साथ भी बात की और एक मुख्तसर बात की। आपको यह बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि बताया जाता है कि जो मनोज सिन्हा हैं ये सियासत में काफी मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं और वजीर आजम ने खुद इनके नाम को टिक किया था, जबकि कई एक ऐसे नाम थे जो इस सिलसिले में सामने आ रहे थे। बहरकैफ ये कहेंगे कि एक साल के अरसे के अंदर अंदर यहां पर जो एक सियासी तब्दीली लाने के लिए मरकजी सरकार को लगा कि यहां पर वो चीज नहीं बन रही है जैसे कि एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर होता है कि जो सियासतदान हैं वो अप्रोच करते हैं जाकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के साथ, तो वहां पर उनकी एक सुनवाई होनी चाहिए। यह माना जाता था कि जीसी मुर्मू के होते हुए शायद पॉलिटिकल जो स्पेस थी वो नहीं बन पा रही थी और उसके चलते यह फैसला लिया गया कि किसी भी तरीके से यहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको बदल दिया जाए। तो इस सिलसिले में आज जो यहां के चीफ जस्टिस संगीता मित्तल उन्होंने आज हलफ दिलवाया यहां नए लेफ्टिनेंट गवर्नर को। पहले आपको दिखाते हैं कि इस सिलसिले में क्या कुछ वहां पर सरगर्मियां थी और उसके बाद यह भी आपको दिखाई देते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पर इस वक्त मनोज सिन्हा बन के आए तो उन्होंने मीडिया के साथ एक मुख्तसर गुफ्तगू के दौरान इस बात की तरफ इशारा किया कि यहां पर एक वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे और चाहेंगे कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो हो गया है उसको किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए। पहले आपको ले चलते हैं उस तकरीब के अंदर जहां पर उन्होंने आज हलफबर्दारी ली और उसके बाद मीडिया नामा निगारों से बात की। I, Manoj Sinha, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the services and well-being of the people of Jammu and Kashmir. In the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Lieutenant Governor for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Lieutenant Governor.
कि मुझे लगता है कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है और ये दायित्व मुझे मिला है जम्मू कश्मीर में एक भूमिका के निर्वहन का। 5 अगस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास में बन गई। वर्षों के आइसोलेशन से जम्मू कश्मीर राष्ट्र के मेन स्ट्रीम में आया है। मुझे जो बताया गया है कि पिछले 1 वर्षों में विकास के अनेक काम जो लंबे समय से नहीं हो सके थे 1 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में किया गया। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि उस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाना। दूसरा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो सामान्य लोग हैं, यहाँ की जो जमहूरियत है, उससे संवाद स्थापित करना, उनमें एक नए प्रकार का विश्वास पैदा करना। और मैं एक भरोसा आपको देना चाहता हूँ कि कोई हमारा स्पेसिफिक एजेंडा ये नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। भारतीय संविधान हमारे लिए गीता का काम करेगी। संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है मैं कोशिश करूंगा। कल यहाँ के कुछ अफसरों से मैंने बातचीत की है, उनकी रुझान को भी मैं समझाऊं कि वो भी पूरी तरह निष्ठा के साथ यहाँ के विकास के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज मैंने शपथ ही ली है, आप लोगों से मैं निरंतर संपर्क में रहूँगा, लेकिन इतना मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, उनकी जो भी जेन्युइन ग्रीवांसेस होंगी उनको निश्चित रूप से सुना जाएगा और समुचित समाधान कैसे हो इसका रास्ता भी बनाने की हम कोशिश करेंगे। जनता से सीधा संवाद हो, इस प्रक्रिया को भी आने वाले दिनों में हम शुरू करने वाले हैं। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, अराजकता की स्थिति न रहे, आतंकवाद यहाँ से समाप्त हो और अमन चैन कायम करते हुए विकास की गति को तेज करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मिशन है। इस पर हम पूरी तरह जुटेंगे। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मनोज सिन्हा किस अंदाज में मीडिया के सामने अपने मिशन को बयान कर रहे थे। इसके चलते एक बड़ी खबर जो इसको सामने आ रही है वो ये कि जम्मू कश्मीर को लेकर के आज जो बात चली थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहां का सेटअप बने, यहां के लोगों को किस अंदाज में जो पॉलिटिकल एक वैक्यूम है उसको पूरा किया जाए। क्या वाकई तौर पर 370 के बाद कुछ ऐसे इरादे हैं जिसमें स्टेटहुड खुद ही वापस दिया जाएगा। इस हवाले से आज एक चैनल पर आपको बताते हैं कि राम माधव ने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिस इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर दफा 370 और 35A के खात्मे के हवाले से जो इकदाम उठाए गए वो काफी सोच समझ करके उठाए गए और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी इकदाम उठाए वो बड़े तारीखी हैं। उनका यह भी मानना था कि 370 जैसे कि बहुत पहले उन्होंने एक बयान में आकर के जम्मू कश्मीर के अंदर ही कहा था कि ये खोखली दीवार है और अपने ही मुंह के बल कभी भी गिर सकती है। आज के इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि 370 को जब खत्म करने की बात आई तो 70 साल तक इस दफा को खत्म करने के लिए और इसको कमजोर करने के लिए बहुत सारे इस तरह के काम कर दिए गए जिससे ये अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुकी थी। लेकिन यहां के मकामी जो सियासतदान थे वो इसी के इर्द गिर्द अपनी सियासत को महू करके थे और इस तरह से लोगों के साथ उनके जो राब्ते थे वो दूर होते जा रहे थे और लोगों के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। बैरकैफ एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात भी बता दी कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ सियासतदान जो सही मानों में सियासत करना चाहते हैं वो इसको लोगों के सामने आकर के अपना नजरिया रख रहे हैं और चुनाव के लिए हम कोशिश करेंगे कि एक माहौल बन जाए। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने चुनाव करवाने की बात की उसमें कुछ इशारे ऐसे भी मिल रहे थे जो डिलिमिटेशन का सिस्टम है वो शायद तूल पकड़ जाए और उनका यह भी मानना था कि उसके बाद जो यहां पर इंतखाबात होंगे वो यूटी के इलेक्शन होंगे। उन्हें रियासत का बिल्कुल जिक्र नहीं उसमें किया और उन्होंने कहा कि उसी सिस्टम के अंदर यहां के सियासतदानों को काम करना होगा। कुछ लोग अगर यहां पर सियासत करना चाहते हैं
तो वो रियासत मांग सकते हैं। यानी कि जो चीज बिल्कुल ली गई है, जो सबसे मुल्क की पुरानी रियासत जम्मू कश्मीर रही थी, आज उन्होंने इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि अगर यहां के लोगों को सियासत करनी है तो वो रियासत को वापस लेने के लिए करे, उस पर किसी को एतराज नहीं होगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लीडरान जिनको अभी तक कैद में रखा गया है और उनको अभी तक छोड़ा नहीं जा रहा है, वो अलहदगी पसंदगी की बात करते हैं, और अगर कुछ लीडरान यहां पर लोगों को बहका करके अपनी सियासत चलाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वो हुर्रियत के अंदर चले जाएं और जाकर के अलहदगी पसंद खीमे के अंदर ही बैठ जाएं, क्योंकि उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। बकौले उनके जम्मू कश्मीर के अंदर पंडितों की वापसी के लिए भी मरकजी सरकार बहुत ज्यादा ख्वाहां है, लेकिन उनको यहां पर नौकरियां तो फराहम की गई, स्पेशल कोटे के तहत कई एक जॉब्स तो फराहम किए गए, लेकिन जब वो यहां नौकरी करने के लिए आते हैं तो उनकी जिंदगियां गैर महफूज हो जाती हैं। इसलिए सरकार की यह तरजीह रहेगी कि उनको पहले हिफाजत फराहम की जाए, उनके लिए ऐसा माहौल तैयार किया जाए, उसके बाद उनकी वापसी को यहां पर मुमकिन बनाया जाए। आज की इन दो खबरों पर जो हमने कंसंट्रेट किया, उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को आप पूरी तरह से देखेंगे और राम माधव के इस इंटरव्यू को देखने के बाद आप खुद इस नतीजे को अखज़ कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एक कौमी सतह पर, नेशन वाइज उन्होंने कहा कि एक इस तरह का कॉन्शियस बन रहा है कि लोग इस पर चुपचाप बैठे हुए हैं और लोग इस पर कोई जाकर के सड़कों पर एहतजाज करने के मूड में नजर नहीं आते हैं। 35 और 370 को उन्होंने यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि ये एक पुरानी किताब थी, मान लीजिए ये खत्म हो गई और एक नए दौर का आगाज होने वाला है। दौर कैसा होगा, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर अंदर जो तरक्याती सरगर्मियां आपको जमीनी सतह पर नजर आनी चाहिए थी, वो इसलिए नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से बेशतर सरगर्मियां जो है बंद हो गई। हां, 4G के हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि 4G एक मसला है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको लेकर के 4G बंद रखा गया है। यानी कि एक तरफ जहां आज सुप्रीम कोर्ट पे इसमें सुनवाई होने वाली थी, दूसरी तरफ से राम माधव के इस बयान ने इसमें फिर थोड़ा सा एक निशाना डाल दिया कि कहीं पर 4G के हवाले से अभी भी मरकजी सरकार यह कहने के मूड में नहीं है कि कितने दिनों में दे सकती है, जबकि इस सिलसिले में कई एक लीडरान ने बार बार यह कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के सार्फिन 2G का ही फायदा उठा रहे हैं और 4G की कीमत देकर के खरबों और अरबों रुपए के फायदे प्राइवेट कंपनीज को दे रही है, तो बड़ा यह नुकसान करने का किसी को क्या हक बनता है। वेरी कैफ, आज राम माधव ने क्या कुछ कहा, यह पहले आपको इनका मुफस्सिल इंटरव्यू दिखाता है। कश्मीर में पहले जगमोहन साहब LG थे, तब भी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। अब मुर्मू साहब थे, उनके समय में भी अच्छा काम हो रहा था। अब जो नई व्यवस्था में एक अच्छे सुलझे हुए सीनियर पॉलिटिकल लीडर जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी रहा है, वो मंत्री रहे हैं, मोदी 1.0 में रेलवे मिनिस्टर रहे हैं और हमारे पार्टी के बहुत सम्मानित नेता है, अच्छे विद्वान है, इंजीनियर है, ऐसे एक बड़े पॉलिटिशियन अब उसका LG का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो आगे जाकर उससे राज्य में जो गतिविधि हम शुरू किए उसको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति वहां रहने से स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों को ज्यादा एक कंफर्ट लेवल रहता है। उस दृष्टि से हां, आज मनोज सिन्हा जी का जाने से वहां जो हमारा इस समय लक्ष्य है कि वहां राजनीतिक गतिविधि बहाल हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी फिर से शुरू हो, उसमें जरूर ज्यादा सहूलियत मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक आध नेताओं पर जरूर प्रतिबंध आज है, पर व्यापक जम्मू कश्मीर में नेता इस समय नहीं, कई महीनों से, दिसंबर से लेकर पिछले 7-8 महीनों में बड़ी संख्या में एक्स मिनिस्टर्स, एक्स MLAs सब फ्री है, पर किसी कारण से दैनंदिन राजनीतिक गतिविधि में वे आगे नहीं आ रहे हैं। उनको एक बात समझना चाहिए, धारा 370 हटने के बाद पूरे देश के अंदर उस निर्णय का जो स्वागत हुआ है, आज मुझे बताइए एक राजनीतिक दल जो आज खड़ा होकर कह रहा हो कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे, कोई नहीं कह रहा है। एक नेशनल कॉन्सेंसस है कि जो हुआ सही हुआ है, अब आगे की तरफ देखकर आगे बढ़ना है। जम्मू कश्मीर के नेताओं को यह समझकर अब आगे की दिशा में राजनीति कैसी चले, देश के व्यापक कॉन्सेंसस के साथ मिलकर वो कैसे चले, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। करीब 70 साल पहले, 70 साल से 2-3 साल कम था, उस समय जब बनी थी, तब से जब हमने 370 को हटाया, उस समय के बीच में काफी पानी बह चुका था, काफी अंदर से 370 को कमजोर कर दिया गया था।
पर फिर भी उसको इसीलिए जीवित रखने का लगातार प्रयास जम्मू कश्मीर के, विशेषकर कश्मीर घाटी के रीजनल पार्टीज के नेता करते रहे, क्योंकि उनके लिए पॉलिटिकली काम आ रहा था कि हम अलग है, हम सेपरेट है, हम स्पेशल है, इस प्रकार लोगों को गुमराह करने का। हमने उस सेपरेटिस्ट मानसिकता को समाप्त करके हम सब एक है ये भावना देने के लिए धारा 370 को पूर्ण रूप से समाप्त किया। पूरा देश, सभी राजनीतिक दल सब मिलकर आज उस बात के व्यापक उसके आवश्यकता पर सहमत है। रही आपकी मुख्य बात कि आगे की एक साल में, वैसे तो मैं कह दूं यह कानून बना 31 अक्टूबर को, उसके तुरंत बाद विंटर्स आ गए थे। विंटर्स के समय जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट भी पे कुछ संकट आता है, उसके बाद कोविड आ गया। तो जितना डेवलपमेंट हम चाहते थे, जितना घरों तक वहां के असामान्य जनता के जीवन में अच्छा विकास के फल मिले, उतना होने में अब आप तेजी बढ़ाना पड़ेगा, उसी दिशा में प्रयास होगा। पूरा प्रयास दो प्रकार का है, एक डेवलपमेंट और पीस, इसको उस राज्य में कायम करना, सुदृढ़ करना, एक दूसरा राजनीतिक गतिविधि को बहाल करके जल्दी वहां फिर से राजनेताओं के हाथ में उस यूटी को पहुंचाना है। उसके लिए डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद उस यूटी का असेंबली बनेगा, फिर से राजनेताओं के हाथ में उस राज्य को चलाने का अधिकार मिलेगा। जम्मू कश्मीर की जनता पिछले एक साल में क्या कह रही है ये पहले सुनना चाहिए। मैं जब जम्मू कश्मीर की जनता की बात कहता हूं, ये रीजनल सत्रप्स की बात नहीं कर रहा हूं, नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। वहां की आम जनता आज हिंसा नहीं चाहती है, सड़कों पर नहीं आना चाहती है, वायलेंस नहीं करना चाहती है, शांति से जो परिवर्तन आया है उसका अनुभव करना चाहती है। क्या इससे मुझे फायदा मिलेगा, क्या ये टेस्ट करना चाहती है। यह संदेश जम्मू कश्मीर की जनता, कश्मीर घाटी की जनता विशेषकर कश्मीर के नेताओं को दे रही है। ये नेता सबसे पहले वो समझ ले, ये जो आज भी कुछ नेता है जो सेपरेटिस्ट की राग का आलापन कर रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हम रेसिस्टेंस करेंगे, जाके हुर्रियत में ज्वाइन हो जाओ। रेसिस्टेंस की भाषा करने वालों के लिए आज एक ही संस्था बची है, हुर्रियत है। आपको हुर्रियत से नफरत हो सकता है, मैं कह रहा हूं एक है वहां सेपरेटिज्म और रेसिस्टेंस की बात है। नहीं, आप विकास की भाषा करो, आप स्टेटहुड का डिमांड करो, आज कर रहे हैं, उसमें वो पॉलिटिकल डिमांड है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर आप फिर भी कहते हो कि रेसिस्टेंस करना है, पत्थरबाजी करना है, आतंक करना है, सेपरेटिज्म करना है, तो आज का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर का वो नहीं रहेगा। आगे का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर का जो नया कश्मीर होगा वो विकास का होगा, शांति का होगा, सद्भावना का होगा, जो असली कश्मीरियत है उसका होगा, जिसमें प्लुरलिज्म है, उसमें शांति अमन है, उसमें सूफीइज्म है, शैविज्म है, बुद्धिज्म है, वो कश्मीरियत का कश्मीर होगा। तो वो मैं कह रहा था, मैं किसी के जो कई आवाज है जो आज अलग अलग डिमांड उठा रहे हैं, स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि तुरंत इलेक्शन करे, ये सब पॉलिटिकल डिमांड्स है, वो सब जायज डिमांड है, उसको कौन विरोध कर रहा है। हमारी सरकार थी जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया था आपके पहले बातचीत में, उस समय ही हमने उसके संदर्भ में बातचीत कश्मीरी पंडित एसोसिएशन ग्रुप्स के साथ शुरू किया था। 2 बार उनके साथ मीटिंग हुई, किस रूप में वापसी का व्यवस्था करना चाहिए। तो अभी का एक अनुभव है कि जो पंडित नौकरियों के दृष्टि से कई नौकरियां उनके लिए रिजर्व की गई है कश्मीर घाटी में, उन नौकरियों में ज्वाइन होकर जब वो जाते हैं, आज भी उनके लिए काफी व्यापक सुरक्षा की व्यवस्था करना पड़ता है, क्योंकि आतंकवाद का आज भी एक समस्या जम्मू कश्मीर घाटी में है। तो हमारे लिए पंडितों को वापस भेजना हमारा एक वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज का विषय जरूर है, पर उनका सुरक्षा और सम्मान दोनों को हमें वहां पक्का करना है, उस दिशा में पूरा प्रयास होगा। मैंने कहा प्रयास जब हम 370 थी उस समय भी कर रहे थे, अब 370 नहीं है तो और ज्यादा सुविधा होगी, जरूर वो प्रयास आगे बढ़ेगा। अभी नौकरियां देने की बड़ी विशेष प्रयास हुई, कई लोगों को नौकरियां मिली भी, पर वहां जब तक कश्मीर घाटी में उनको सुरक्षा और सम्मान के साथ रख नहीं पाएंगे तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा पूरा प्रयास उस दिशा में है। पूरा एकेडमिक ईयर, पूरे एकेडमिक ईयर ठीक ठाक चला कश्मीर में। कश्मीर में कुछ कठिनाइयां है वो दूर होंगी,
भाई कश्मीर एक बड़े परिवर्तन के दौर में है, कुछ 4G जैसे कठिनाइयां हैं वो भी दूर हो जाएंगी, पर वहां की जनता का मूड तो समझने का कोशिश करो आप। जी नाज़रीन इकराम, ये थे राम माधव जो कश्मीर को संभालते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और माना जाता है कि उनके बयान का काफी वजन रहता है। इस इंटरव्यू को देखने के बाद जो यहां के सियासी कायदीन हैं, हो सकता है कि वो अपने अपने बयानात के जरिए राम माधव को किसी एक जगह पर जहां पर उनको अलहदगी पसंद खीमे में जाने की बात कही या 370 के हवाले से जो बातें की, उन पर वो अपनी कोई आरा दे सके या कोई बयान दे सके, वो तो आने वाला कल ही बताएगा कि सियासी मिजाज यहां पर कैसा है, लीडरान क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे। जबकि उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता दिनों एक प्राइवेट चैनल पे यहां पर इंटरव्यू देते हुए यह बात वजह कर दी थी कि वो ऐसे किसी भी इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें उन्हें यह लगेगा कि वो एक गैर महफूज इलाके की रहनुमाई कर रहे हैं, और जब तक लीडरान सारे खुल करके सामने नहीं आ जाते, कुल जमाती कोई इस तरह की बात तब तक सामने नहीं आ सकती, क्योंकि जमातों को मिलने की फिलहाल इजाजत नहीं दी जा रही है। फिलहाल आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और इस प्रोग्राम को देखने के बाद यह उम्मीद करते हैं कि नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इसके यहां पर मनोज सिन्हा आए हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे, और साथ में यह भी कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन अमान के साथ यहां के लोगों को एक बाइज्जत जिंदगी देने की कोशिश की जाए, और बेरोजगारी के खात्मे के लिए भी बड़े इकदाम उठाए जाए। जबकि माना यह जाता है कि मनोज सिन्हा ज्यादा मीडिया के सामने नहीं आते और ज्यादा बयानबाजियां नहीं करते, जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया था कि यहां पर जब सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, उन्होंने भी अपने दौर पे बहुत बड़ी बातें की, लेकिन अमली सतह पर यहां पर कुछ नहीं हो पाया। लगता यह है कि उनकी खामोशी जो है और सियासी तदब्बुर जो है, मे भी यहां पर कोई नई चीज लेकर के आए, या बुनियादी सतह पर गुर्बत के खात्मे के लिए, बेरोजगारी के खात्मे के लिए, और जो यहां पर एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि तिजारती तबके को लॉस हुआ है, उसके हवाले से और बेरोजगारी के हवाले से कोई नया प्रोग्राम सामने आ जाए। फिलहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे KTV उर्दू, शाहिद मसूद बुखारी के साथ।